students, I hope you all are fine. आप सभी को नए फोर्थ सिक्स सेमेस्टर में वेलकम करती हूँ मैं। जैसा कि आपको पता है, आई एम टेकिंग योर टू सब्जेक्ट्स, वन इज़ इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड वन इज़ ऑडिटिंग। तो आज हम इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी फर्म जो भी प्रोडक्शन में लगी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई है, अगर वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के लिए पॉपुलर बनाना चाहती है तो उसको उसके फीचर्स की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है और सबसे अधिक ध्यान उसको देना होता है कि किस तरीके से उसका जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करेगा और वो किस तरीके से आपके कस्टमर्स के पास पॉपुलर होगा। यानी पॉपुलर करने के लिए हम मार्केटिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। कस्टमर को प्रोडक्शन से के फेज़ से लेकर कस्टमर सेटिस्फैक्शन तक के फेज़ को पर पहुंचने के लिए हम जिस प्रोसेस को पूरा करते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाती है? मार्केटिंग। ठीक है। जो ग्लोबल बिजनेस होते हैं, यानी कि जो सिर्फ एक ही कंट्री में काम नहीं करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे होते हैं, उनकी प्रोडक्ट सिर्फ अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्शन पर ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि डिफरेंट मार्केटिंग पॉलिसीज जो वो सेलेक्ट करते हैं उसके ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। जो मार्केटिंग पॉलिसी हम सेलेक्ट करते हैं उसमें प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, उसकी एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, प्राइसिंग, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विस, मार्केट रिसर्च सभी कुछ इंक्लूड किया जाता है। जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर होता है वो ये ध्यान देता है कि वो अपना प्रोडक्ट कहाँ के लिए बना रहा है, यानी ग्लोबली वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक्स उसी के हिसाब से डालेगा। अगर वो लोकल अपने एरिया में प्रोडक्ट को सेल करने के लिए प्रोडक्शन कर रहा है तो वो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है। अब ग्लोबल जो फर्म्स होती हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए हमारी मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने की फैक्ट्री है और मैं यूएस में भी अपने प्रोडक्ट्स बेच रही हूँ, इंग्लैंड में भी अपने प्रोडक्ट बेच रही हूँ, कनाडा में भी अपने प्रोडक्ट्स बेच रही हूँ। तो हर कंट्री की डिमांड के हिसाब से मुझे अपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग में कोई चेंज नहीं करती तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में सेल नहीं हो पाएगा ड्यू टू दिस लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि मैंने वहाँ के कस्टमर्स को स्टडी नहीं किया कि वो क्या पसंद करेंगे क्या नहीं। हर कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन लेवल, डेमोग्राफिक लेवल, जियोग्राफिक लेवल, सब कुछ एनवायरनमेंट, सब कुछ अलग अलग होता है। तो जो भी मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, उनको वहाँ के नॉर्म्स को, वहाँ के एनवायरनमेंट को पूरी तरह से स्कैन करना होता है, स्टडी करना होता है, तभी वो मैन्युफैक्चरिंग उसी हिसाब की होगी कि हमारा प्रोडक्ट वहाँ पर आराम से बिक सके। ठीक है। फर्म को मार्केटिंग एनवायरनमेंट को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सारे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, हिट्रोजीनियस है, होमोजीनियस यानी एक समान नहीं है, दैट इज़ हिट्रोजीनियस। कस्टमर्स की लाइकिंग, डिसलाइकिंग, प्रेफरेंस, ठीक है, वो सब चेंज है। वो क्या कैसी ऑक्यूपेशन में है, किस टाइप की सैलरी इनकम वो ले रहे हैं, सब कुछ डिफरेंट है। तो मैन्युफैक्चरर हैज़ टू स्टडी ऑल द एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज बिफोर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। ठीक है। मार्केटिंग क्या है? एक एक्टिविटी है जो गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को डिसाइड करती है, मैन्युफैक्चरर से लेकर, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक। यानी मार्केटर क्या करेगा? जिस मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया वहां से प्रोडक्ट उठाकर कंज्यूमर के पास तक उसको लेकर आना, कंज्यूमर को प्रोडक्ट डिलीवर करना और उसकी सेटिस्फैक्शन को इंक्लूड करना, ये सब मार्केट के अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं। ठीक है। अब मार्केटर को क्या इंश्योर करना पड़ता है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हो रही हैं वो अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, लाइकिंग, डिसलाइकिंग के हिसाब से हो, ताकि उसके अंदर कोई चेंज अगर आता भी है तो अकॉर्डिंगली चेंज को मॉडिफाई किया जा सके। कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है वो की गोल ऑफ मार्केटिंग है। अगर कस्टमर हमारे सेटिस्फाई नहीं होते तो मार्केटिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो एट द एंड ऑफ द डे हमारे पूरे नहीं होंगे एंड वी वुड नॉट बी एबल टू कंप्लीट आवर प्रॉफिट as well as our targets।
ठीक है। सोसाइटी की तरफ भी हमारे जो टारगेट्स हैं वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट इज योर मीनिंग। जो मार्केटिंग, सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देना है जो कि मार्केटिंग से रिलेटेड है। उसके बाद हमें कुछ मार्केटिंग की डेफिनेशंस आपको कोट करनी है। हियर आर टू सिंपल डेफिनेशंस व्हिच आई हैव टेकन फॉर यू। फर्स्ट क्या है हमारी, फिलिप कोटलर, वो क्या कहते हैं कि मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस, यानी एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रुप और इंडिविजुअल्स आपस में मिलते हैं। वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं ताकि जो वैल्यू क्रिएशन है वो हो सके, और जो कस्टमर की डिमांड है और जो मैन्युफैक्चरर की डिमांड है, दोनों की डिमांड को फुलफिल किया जा सके। नेक्स्ट इज योर, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के हिसाब से क्या है ये, एक कंज्यूमर से, प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो की प्रोसेस है, ताकि जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज है उनका अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन हो सके और हमारा जो मैन्युफैक्चर है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। तो सबसे पहले हमें अपने इंट्रोडक्शन सेशन में यानी ग्लोबल एरिया में मार्केटिंग की क्यों रिक्वायरमेंट है, मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है ग्लोबली, यानी ग्लोबली जब हम अपना प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं तो वाई वी नीड मार्केटिंग, उससे हमें स्टार्ट करना है। लेटर ऑन हमें मार्केटिंग की नेसेसिटी को क्लेम करना है कि मार्केटिंग होता क्या है और उसकी क्यों आवश्यकता पड़ी। उसके बाद हम क्या देखेंगे, जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज होती हैं उनका एक्सटेंशन, यानी अगर उनको बढ़ाकर ग्लोबल पूरे विश्व के लिए कर दिया जाता है तो हम उसको ग्लोबल मार्केटिंग कह देते हैं। यानी कि जब भी हम एक या एक से अधिक नेशन में अपनी प्रोडक्ट्स को बेचना स्टार्ट कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, इंटरनेशनल मार्केटिंग। ठीक है। अब जो भी हमारी ऑन गोइंग ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस चल रहा है उसकी वजह से टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स काफ़ी अधिक कम हो गए हैं। हमारे जो एक्साइज टैक्स, सेल्स टैक्स हैं वो भी काफ़ी कम हो गए हैं। अभी किसी भी प्रोड्यूसर के लिए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को यहाँ से बाहर मतलब अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में बेचना बहुत अधिक मुश्किल नहीं हो गया है, क्योंकि बैरियर्स हटा दिए हैं गवर्नमेंट ने, रूल्स को काफ़ी ज़्यादा सिंपल कर दिया है। तो अब क्या है कि जो ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स हैं वो भी काफ़ी अधिक बढ़ गए हैं, टेक्नोलॉजी अधिक हो गई है, कम्युनिकेशन के चैनल भी पूरी तरह से डेवलप हो गए हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एक कंट्री में बैठकर दूसरी कंट्री में सेल करना काफ़ी अधिक सिंपल हो गया है। तो इसीलिए इंटरनेशनल मार्केटिंग का स्कोप काफ़ी अधिक बढ़ गया है। अब क्या हो गया है कि जो बड़े मार्केटर्स हैं यानी बड़े मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं वो पूरे विश्व को एक ही ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। वो कैसे, जैसे पेप्सी जो है, कोको कोला है, पेप्सी है, सोनी है, उसके बाद आपका कौन से ब्रांड्स हैं, नोकिया है, डेल है, ठीक है, लिवाइस की जीन्स है, सोनी है, जो कॉमन ब्रांड्स हैं जिसे हम लोग यूज करते हैं, वो सिर्फ अपनी ही कंट्री के लिए प्रोडक्शन नहीं करते बल्कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड के लिए वो लोग प्रोडक्शन करते हैं। सारे वर्ल्ड की स्पेसिफिकेशंस को ध्यान में रख के ही प्रोडक्शन किया जाता है, तभी उस प्रोडक्ट को जो है वो बाहर कंट्रीज में भी आराम से सेल किया जा सके। ठीक है। अब क्या होता है कि जो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज है, कभी कभी क्या होता है कि वो छोटे एरिया में एस्टेब्लिश हो जाती हैं। ठीक है। अब जो कि छोटे नेशन में मान लीजिए उसने बड़ा एक्सपेंशन कर लिया, उसका बड़ा टारगेट है, बड़ा आउटपुट का लेवल है, लेकिन वहाँ की डिमांड तो कम है, तो वो अपनी प्रोडक्शन को कैसे सेल आउट करेगा, इंटरनेशनल मार्केटिंग का सहारा लेकर। इसलिए हमें इंटरनेशनल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट हुई। ठीक है। नेक्स्ट इज योर, कुछ पॉपुलर डेफिनेशन आपको लर्न करनी होंगी इंटरनेशनल मार्केटिंग की भी। अकॉर्डिंग टू वैन ट्रिपेस्ट्रा के अनुसार जो क्या है, इंटरनेशनल मार्केटिंग जो है वो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डिजाइनिंग, एग्जीक्यूटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, यानी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है और एग्जीक्यूट करना है। ठीक है। अगर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को, मार्केटिंग के जो हमने टारगेट रखे हैं उनको अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे तो हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। और जो हमारी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए वो इस तरीके की हो कि वो एक कंट्री के लिए नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल एरिया के लिए सक्सेसफुल लागू हो सके। ठीक है।
अब क्या है, इंटरनेशनल मार्केटिंग, डोमेस्टिक मार्केटिंग का एक्सपेंशन बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है कि हमें, अगर हम कोई प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केटिंग के लिए बना रहे हैं, डोमेस्टिक एरिया के लिए बना रहे हैं, तो वही सेम प्रोडक्ट आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए यूज नहीं हो सकता। आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग में अगर हम जाना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड हम कवरेज देना चाहते हैं, तो हमें अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ स्पेसिफिकेशन फीचर्स इस हिसाब के लेकर आने होंगे कि हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेबल हो सके। अब यानी कि जो ब्रेड्स हमारे यहाँ पर यूज हो रहे हैं, सपोज वी आर यूजिंग ब्राउन ब्रेड्स, व्हीट ब्रेड्स, होल ग्रेन ब्रेड्स, पहले यहाँ पर इंडिया के अंदर इन ब्रेड्स का ट्रेंड नहीं था, पर जो कोई कंपनीज यहाँ पर भारत में आई अपने ब्रेड्स को बेचने के लिए, उन्होंने क्या किया, इंडियन के माइंड को स्टडी किया। इंडियन का माइंड क्या है कि हमें व्हीट खाना है, यानी गेहूं खाना है, तभी ये आटा ब्रेड जो है वो मैदा ब्रेड की जगह उसको एक्सचेंज किया। ठीक है, तो जब भी कभी हम अपने प्रोडक्ट को कवरेज देना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो हमें वहाँ के एनवायरनमेंट की, वहाँ के कस्टमर्स की लाइकिंग डिसलाइकिंग, ठीक है, जो भी वहाँ का एनवायरनमेंट है उसको स्टडी करना होगा, और अकॉर्डिंगली हमें अपने प्रोडक्ट में चेंज करके ही इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करना होगा, तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को हमें अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करना होगा, वहाँ की लोकल नीड्स, प्रेफरेंस, लाइकिंग डिसलाइकिंग को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, नेक्स्ट इज योर नेचर ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग, यानी नेचर इंटरनेशनल मार्केटिंग के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं वो हम स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट इज कॉम्प्लेक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम डोमेस्टिक मार्केटिंग के लिए, मार्केट के लिए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में हमारे पास एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे हमने कंज्यूमर्स के माइंड को स्टडी किया, उनसे क्वेश्चनेयर फिल कराया, हमने ये देखा कि उनकी क्या लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, वो किस किस रेंज का प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशन चाहते हैं, अकॉर्डिंगली हमने प्रोडक्ट बना दिया। लेकिन वहीं हम अगर इंटरनेशनल लेवल पर अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो हमें इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को स्टडी करना होगा, और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को स्टडी करना इज नॉट अ सिंपल जॉब। ठीक है, अब बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज और भी आती हैं कि वहाँ की वेदर कंडीशन क्या है, वहाँ पर कस्टमर्स को स्पेंडिंग हैबिट्स क्या है, सबको स्टडी करना एक कॉम्प्लेक्स डील है, इसीलिए इंटरनेशनल मार्केटिंग काफ़ी अधिक कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट, वाइड स्कोप। सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल मार्केटिंग से जो मार्केटिंग का एरिया है, यानी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सेल करने का एरिया है, वो काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। हम सिर्फ अपने देश की बाउंड्रीज तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि हमारे लिए पूरा विश्व एक मार्केट बन जाता है। नेक्स्ट इज कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स। अब इंटरनेशनल मार्केटिंग में भी कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जिन्हें कंट्रोल करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। जो कंट्रोलेबल वेरिएबल्स हैं वो कौन से हैं? ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, आपका प्रोडक्ट जिसमें आप चेंज कर सकते हो, उसके बाद आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी जिसे आप बदल सकते हो, एम्प्लॉय स्ट्रक्चर आप बदल सकते हो। लेकिन जो चीज़ें आप नहीं बदल सकते वो कौन कौन सी हैं? गवर्नमेंट की पॉलिसीज, कस्टमर्स की लाइकिंग और डिसलाइकिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग का एनवायरनमेंट, ठीक है, उसके बाद वहाँ की डेमोग्राफिक स्पेसिफिकेशन, जियोग्राफिक स्पेसिफिकेशन को हम चेंज नहीं कर सकते, उनके अकॉर्डिंग हमें अपने प्रोडक्ट में ही चेंज लाना पड़ेगा। तो जब भी हम इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे, तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि कुछ फैक्टर तो है जो कंट्रोलेबल है, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे भी हैं जिन्हें कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, मोर रिस्की। ऑब्वियस सी बात है कि अब अपने एरिया में प्रोडक्ट को बेचना और बाहर की कंट्रीज में प्रोडक्ट को बेचने में काफ़ी अधिक डिफरेंस है। अगर हमने बल्क में प्रोडक्शन कर ली और हमारा प्रोडक्ट नहीं बिका, तो वह सारा प्रोडक्ट वेयर हाउस में पड़ा रहेगा और काफ़ी जल्दी वो खराब भी होने लगेगा। और उससे ज़्यादा बड़ी बात क्या है कि आपने फाइनेंस जो इकट्ठा किया होगा, वो लोन लेकर किस तरीके से इकट्ठा किया है, वो पैसे को कवर करना और अपने एक्सपेंसेस को मीट आउट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केटिंग जो है वो काफ़ी अधिक रिस्की है। नेक्स्ट, रिक्वायर्ड सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स।
कुछ एक्सपर्ट्स हैं जैसे कि हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन एक्सपर्ट्स होते हैं, उसके बाद जो डिमांड एंड सप्लाई एस्टिमेशन करने के लिए एक्सपर्ट होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हमें एक्सपर्ट्स चाहिए, ऐसे एजेंट्स चाहिए जो हमें उन कंट्री से लिंक करें, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड वहाँ पर क्रिएट करें और उसके बाद हमें अकॉर्डिंगली गाइड करें कि किस टाइप का प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग में, इंटरनेशनल एरिया में बिक जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्सपर्ट्स का सहारा लेना पड़ता है। नेक्स्ट इज मोर कंपटीशन। अब वर्ल्ड वाइड किसी प्रोडक्ट को बेचना है तो हमें कंपटीशन भी वर्ल्ड वाइड लेवल का ही फेस करना पड़ेगा। हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वैसा सेम प्रोडक्ट बहुत से और लोग भी बना रहे हैं और उसको खरीदने के लिए फिर हमें बायर्स को भी ढूंढना है। तो ऐसे में अपने कॉम्पिटिटर से अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाना, कम प्राइस पर बेचना इज अ डिफिकल्ट टास्क, लेकिन जो हमें इंटरनेशनल मार्केटिंग में पूरा करना होता है। नेक्स्ट इज ये हमारे थे नेचर एंड फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। नेक्स्ट इज योर बेनिफिट्स, नीड और इम्पोर्टेंस जिसको हम बोल सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या आता है, बेनिफिट्स। तो मैन्युफैक्चरर इकोनॉमी के लिए क्या बेनिफिट्स हैं और कस्टमर्स के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट को बनाता है उसके लिए क्या क्या बेनिफिट हैं अगर वो इंटरनेशनल लेवल पर अपना प्रोडक्ट जो है वो बनाना और बेचना चाहता है। तो फर्स्ट क्या है, इंक्रीज इन मार्केट एरिया। अगर वो अपने डोमेस्टिक एरिया में प्रोडक्ट को बेचता है तो उसे काफ़ी छोटी मार्केट मिलती है, लेकिन अगर उसका लार्ज लेवल का प्रोडक्शन है, अगर वो आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है कम कॉस्ट पर, तो वो इंटरनेशनल लेवल पर अगर अपना प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट करेगा तो उसे जो मार्केट एरिया है वो काफ़ी बड़ा मिल जाता है और प्रोडक्ट उसका बहुत आराम से बिक जाता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन सेल्स एंड प्रॉफिट। जाहिर सी बात है कि जब हमारा मार्केट एरिया बढ़ेगा तो सेल्स एंड प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। जितना हमारा प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी उतना ही हमारे अधिक प्रॉफिट का मार्जिन जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, यानी कि सपोज हम डोमेस्टिक मार्केट के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बिका, फेल हो गया, लेकिन सेम प्रोडक्ट हो सकता है कि हमारा इंटरनेशनल लेवल पर उस प्रोडक्ट की लाइकिंग और डिमांड हो, तो हमारे प्रोडक्ट का जो है वो डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है और कभी कभी डाइवर्सिफिकेशन की वजह से रिस्क जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। जब हम छोटे लेवल पर प्रोडक्शन करते हैं तो हमें लार्ज स्केल इकोनॉमी का फायदा नहीं मिल पाता, जिसको हम लागत की बचतें कहते हैं। लेकिन जब हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं तो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने से फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स रहती है, लेकिन सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में ही चेंज आता है। फिक्स्ड कॉस्ट के फिक्स रहने से और वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने से हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलने लगता है, जिससे हमारे प्रॉफिट मार्जिन काफी अधिक बढ़ जाते हैं। ग्लोबल इमेज। जब भी कोई कंट्री डोमेस्टिक मार्केटिंग से हटकर इंटरनेशनल लेवल पर अपने प्रोडक्ट को बेचती है तो इससे उसकी ग्लोबल इमेज काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। यानी अगर हमारा प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को पसंद आता है तो ग्लोबल लेवल पर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड होगी और काफ़ी अधिक पॉपुलर हो जाएगा और कस्टमर उसे लाइक करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज योर बेनिफिट्स टू इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था को क्या कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं। फर्स्ट इज योर कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन। अगर मान लीजिए आप अपनी डोमेस्टिक मार्केट में किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और वहां पर उस प्रोडक्ट की कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, प्रोडक्ट डिमांड में भी है और कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं, तो आप क्या करोगे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वहां पे प्रोडक्ट बेचना बंद करोगे और इंटरनेशनल लेवल पर अपने प्रोडक्ट को बेचना स्टार्ट कर दोगे। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। नेक्स्ट, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। अगर हम लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन करना चाहते हैं, डोमेस्टिक एरिया से शिफ्ट ऑन होके इंटरनेशनल एरिया को हम चूज करते हैं, तो हमें हाई प्रोडक्शन हमें करनी पड़ेगी। मोर प्रोडक्शन को करने के लिए मोर एम्प्लॉयज की जरूरत होगी, जिससे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और बेरोजगारी खत्म होगी। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केटिंग की तरफ जाते हैं, इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलने से हमारे पास फॉरेन करेंसी आती है, जिससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डिक्लाइन नहीं होता।
इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर हम डोमेस्टिक मार्केटिंग से शिफ्ट ऑन करके इंटरनेशनल मार्केटिंग की तरफ जाते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी बढ़ जाता है। वो कैसे कि जब हम बाहर की कंट्रीज में जाकर वहाँ का रहन सहन देखते हैं, वहाँ की रीति रिवाज, वहाँ का कल्चर देखते हैं, तो उसको हम अपने एरिया में भी अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज हो जाता है। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, तेजी से अर्थव्यवस्था का विकास। जब हमारे पास फॉरेन करेंसी आ रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, डेफिसिट नहीं रह रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी इकोनॉमी तेजी से ग्रो करती चली जाएगी और हमारा जीडीपी जो है वो काफी अधिक स्पीडली बढ़ना स्टार्ट कर देगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लोबल रिसोर्सेज। जब हम इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम सिर्फ अपने एरिया के ग्लोबल रिसोर्सेज का ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए रॉ मटेरियल का यूज कर रहे हैं। कुछ कंट्रीज जैसे अरेबियन कंट्रीज हैं, उनके पास कोल ज्यादा है, यानी क्रूड ऑयल ज्यादा है। अब वो क्रूड ऑयल बाहर की कंट्रीज को उसका बेनिफिट तभी मिल सकता है जब वो कंट्रीज उनके साथ जुड़ी हुई होंगी या उनके साथ मिलकर वो ट्रेड कर रही होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि किसी कंट्रीज में हो सकता है कोई रिसोर्सेज ज्यादा है और किसी दूसरी कंट्रीज में कोई रिसोर्सेज ज्यादा है, तो उन रिसोर्सेज को बेटर तरीके से यूज करने के लिए इंटरनेशनल मार्केटिंग का हमें सपोर्ट हम ले सकते हैं। स्ट्रेंथन इंटरनेशनल टाइज, दोनों देशों के बीच में जो संबंध होते हैं वो इंटरनेशनल मार्केटिंग के थ्रू बेटर हो सकते हैं, क्योंकि जब हमें डेली रूटीन में व्यवहार करना है, लेन देन करना है, तो अगर हमारे रिलेशंस अच्छे होते हैं तो इससे क्या होगा, कभी क्राइसिस आने पर सामने वाली कंट्री हमें हेल्प भी कर सकती है, इससे हमारे रिलेशनशिप जो है वो काफी अधिक स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। नेक्स्ट इज योर बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स। कौन कौन से बेनिफिट्स है कंज्यूमर्स को? फर्स्ट इज वाइडर चॉइस। अब कंज्यूमर सिर्फ अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर ही नहीं टिके रहेंगे, बल्कि वर्ल्ड वाइड वो देखेगा कि उसे कौन कौन से प्रोडक्ट खरीदने चाहिए और कौन कौन से प्रोडक्ट्स उसके लिए बेनिफिशियल है। तो वो अपनी चॉइसेस को डोमेस्टिक एरिया तक सीमित ना कर वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट को लाइक कर सकता है और खरीद सकता है। बेटर क्वालिटी गुड्स, हो सकता है कि अपने कंट्रीज में कंज्यूमर को बेटर क्वालिटी गुड्स ना मिल पाए, लेकिन जब वो फॉरेन मेड प्रोडक्ट्स को देखे तो वो उनसे सेटिस्फाइड हो जाए। तो इसीलिए क्या होता है कि कंज्यूमर को कभी कभी डोमेस्टिक मार्केट से बजाय इंटरनेशनल लेवल पर अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं और वो उसे खरीदना पसंद करते हैं। गुड्स अवेलेबल एट लो प्राइस, जो भी कंपनी जो है इंटरनेशनल लेवल पर प्रोडक्ट बना रही है वो इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल को एंजॉय करती है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की कॉस्ट काफी कम आती है और कंज्यूमर्स को कम प्राइस पर प्रोडक्ट मिलना पॉसिबल हो जाता है, जिससे कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिट होता है। सो दीज आर योर बेनिफिट्स, इम्पोर्टेंस एंड नीड फॉर इंटरनेशनल मार्केटिंग। ये हमने 3 पर्सपेक्टिव से पढ़ा, फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट, फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट सेशन में हम लोग चैलेंजेस करेंगे और प्रॉब्लम्स करेंगे। टिल देन प्रिपेयर योर नोट्स एंड कीप लर्निंग।